Hello, my dear young learners. Welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. तो आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु। अच्छा, तो एक बात सोचिए, जब आपके आसपास कुछ भी नहीं होता है तब आपके आसपास क्या होता है? थोड़ा सोच में पड़ गए ना? जब हमारे आसपास कुछ नहीं होता है तब भी हमारे आसपास एयर होती है, हवा होती है कि नहीं होती? आप सांस ले पा रहे हो, इसका मतलब आपके आसपास हवा है। तो इसी हवा के बारे में तो हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ एयर। हवा की महत्वता क्या है? अब हवा की महत्वता तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि यदि हवा नहीं होगी तो आप सांस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमारा जीवन ही हवा पर निर्भर करता है। तो कुछ क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर देंगे। पहले के जमाने में जब बहुत बड़ी बड़ी शिप्स और टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो लोग किस तरीके से एक देश से दूसरे देश जाते थे? ऐसी शिप्स देखी है आपने? इस तरह की शिप्स में कपड़े क्यों लगे हुए हैं? आज की शिप्स में तो ऐसे लगे नहीं होते, क्योंकि पहले के टाइम में मशीन्स वगैरह तो ज्यादा होती नहीं थी। तो लोग हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस कपड़े को बांध लेते थे और इससे एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते थे। और इस तरह के सोप बबल्स आपने कभी फुलाए हैं? ऑब्वियसली फुलाए होंगे। बलून्स भी आपने फुलाए होंगे। तो जो बलून्स हैं या सोप बबल्स हैं वो भी हवा के डायरेक्शन में मूव करते हैं। यदि हवा नहीं होगी तो वो भी मूव नहीं कर पाएंगे। और कभी किसी मेले में आपने इस तरह का विंडमिल टॉय देखा है? आपने देखा भी होगा और शायद खरीदा भी होगा। तो ये कैसे मूव करता है? राउंड राउंड मूव करता है। तो ये हवा के स्पीड के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भी होती है। यदि हवा ज्यादा तेज चलती है तो इसकी चक्री भी बहुत तेज तेज घूमती है। तो हवा का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। लेकिन वो सब तो ठीक है, वास्तव में एयर होती क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट ऑल्सो होल्ड्स लॉट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एरोजॉल्स। एरोजॉल्स स्मोक भी हो सकता है, डस्ट, धूल। और जब कोई चूल्हा जलता है या लकड़ी या कोयला जलता है तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ना, तो उसे हम सूट भी बोलते हैं। ये सारे पार्टिकल्स एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारी वायु का प्रदूषण है ना वो इन सारे पार्टिकल्स की वजह से होता है। एयर तो चलो हमने देख ली, लेकिन विंड क्या होती है? क्या विंड और एयर एक ही चीज है? जब एयर मूव करने लगती है तो उसे हम विंड बोल देते हैं। तो एयर और विंड में आपको डिफरेंस समझ आया? और ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह है जो हमारी अर्थ को पूरी तरीके से ढक लिया है। और यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा ना तो एयर भी नहीं होगी। एयर नहीं होगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी ही नहीं, पेड़ पौधों की लाइफ भी एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, इंसान भी नहीं रहेंगे, एनिमल्स भी नहीं रहेंगे। एयर हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसे आप समझ सकते हो? अभी हमने डिस्कस किया, हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है ये आप क्लास 7th में पढ़ोगे। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और जब सांस हम अंदर लेते हैं तो उसके द्वारा जो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वो रेस्पिरेशन के कारण होती है। तो रेस्पिरेशन एयर के कारण ही पॉसिबल है। तो इसलिए ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई।
और जो एयर है वो पानी को होल्ड करने लगती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में हम उमस भी बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा उमस हो जाती है तो क्या होता है, बारिश हो जाती है। तो उमस या ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आपको समझ आया कि एयर में ये कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सके और उमस पैदा कर सके, ह्यूमिडिटी पैदा कर सके, जिसके कारण रेनफॉल होगा। और पता है आपको, हमारी एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं वो भी हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं बायो एरोजोल्स। अब ये जो बायो एरोजोल्स होते हैं उनके पैर या उनके पंख तो होते नहीं है कि वो हवा में उड़ सके या हवा में चल सके। वो हवा के साथ ही मूव करते हैं। जैसे कि यदि आप स्नीज करते हो, छींकते हो, तो बहुत सारे बायो एरोजोल्स आपके बॉडी से भी बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप स्नीज करो, जब आप छींको, तो नोज पे रुमाल रख लेना चाहिए ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर आके एयर में ना फैल जाएं और किसी और को बीमार ना कर दें। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एयर चेंजेस एज यू गो अप। ऐसा क्यों लिखा है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या हवा चेंज हो जाती है? आपने देखा है जब लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी एयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक? तो एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की लेयर कम होती जाती है ना? तो इसके कारण एयर भी कम होती जाती है। तो जो एयर है वो हमारे जमीन पर एक दबाव डालती है जिसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो अर्थ सरफेस पे कौन है? हम लोग हैं। तो एयर प्रेशर का असर हम पर भी होगा कि नहीं होगा? आप सपोज अपने सर पर एक बुक रख लो तो आपको वेट फील होगा कि नहीं होगा? और जब आप वो बुक को हटा लोगे तो आपको कम वेट फील होगा। तो उसी तरह से होता है एयर प्रेशर। जब आप ज्यादा माउंटेन वाले रीजन में जाओगे, बहुत ऊंची जगह पर जाओगे, एयर वहां पर कम होगी तो आपको कम एयर प्रेशर फील होगा। और यदि आप समुद्री इलाके में जाओगे तो समुद्री इलाके नीचे होते हैं तो आपको ज्यादा एयर प्रेशर फील होगा। और पता है आपको, जब एरोप्लेन उड़ने वाला रहता है तो कई लोगों को ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो इसका रीजन यही है, जब हम ज्यादा एयर प्रेशर वाले एरिया से कम एयर प्रेशर वाले एरिया में जाएंगे या फिर कम एयर प्रेशर वाले एरिया से ज्यादा एयर प्रेशर वाले एरिया में जाएंगे तो हमारे कान में से, नाक में से ब्लीडिंग भी हो सकती है, हमें वॉमिटिंग जैसा भी फील हो सकता है। आपने कभी वो जाइंट व्हील वाला झूला झूला है, वो जो राउंड राउंड घूमता है? तो उसमें भी कई लोगों को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, उनको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो झूला जैसे ही ऊपर जाता है वो तुरंत नीचे आता है। तो ऊपर जो था एयर प्रेशर कम था और जैसे जैसे नीचे आएंगे एयर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण हमें चक्कर आने लगते हैं। कई बार लोगों की नाक में से, कान में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो एयर प्रेशर का कंसेप्ट भी आपको समझ आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मतलब हमारी एयर में होता क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। हमारी एयर में मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी अदर गैसेस होती हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट है। 78% हमारी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। अदर गैसेस में कौन कौन सी गैस आ सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, आर्गन आ सकती है ना? और भी अदर गैसेस आ सकती हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है वो बर्निंग सपोर्ट करती है। बर्निंग सपोर्ट करना मतलब यदि कोई चीज जल रही है तो उसको जलते रहने देगी। यदि हम जलती हुई कैंडल पे ऑक्सीजन गैस का प्रवाह करेंगे तो वो जलती रहेगी, लेकिन जब हम नाइट्रोजन का प्रवाह करेंगे तो वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। तो आपने देखा होगा ना, जब आपकी यदि आपने देखा होगा ना, जब आप हवा में मोमबत्ती रखती हो तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी हवा में सबसे ज्यादा क्या है? हमारी हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है।
तो थोड़ी देर तक तो वो जलती रहती है, फिर कुछ देर बाद वो बुझ जाती है। जब तक ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट उसके पास रहेगा तब तक तो वो जलती रहेगी, और जब ऑक्सीजन वाला कंपोनेंट खत्म हो गया उसके आसपास, तो नाइट्रोजन वाला कंपोनेंट तो ज्यादा ही है वैसे भी, तो उस पे वो एक्ट करेगा और हमारी मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में 0.003% प्रेजेंट होती है। मतलब कितना ज्यादा कम प्रेजेंट होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ते हैं। और जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जो धुआं होता है ना, तो वो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इतना आपको समझ में आया है। अभी हमने उमस या ह्यूमिडिटी की बात की है ना, तो हमारी एयर में वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर मतलब जो पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, वो हमारी एयर में सस्पेंडेड रहता है। यदि आपको प्रूफ करना है कि आपकी एयर में वाटर वेपर है, तो जब आप कपड़े सुखाने डालते हो ना, तो आप देखते हो सूरज की हीट के कारण हमारे कपड़ों का जो पानी होता है ना, वो इवापोरेट हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने के बाद वो पानी जाता कहाँ है? वो पानी हमारी एयर में ही रहता है। इसका मतलब हमारी एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। ये तो हुई बात हमारे कपड़ों के पानी की। वाष्पीकरण तो नदी, तालाब, समुद्र इन सब का होता है। तो सोचो कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए। यही वाटर वेपर के कारण रेनफॉल होता है, बारिश होती है, और इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब बारी आती है डस्ट एंड स्मोक की। हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट होती है, जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है। यदि हमारे आसपास भी यदि कुछ चीज जल रही है तो उसका धुआं भी कहाँ जाता है? हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। तो हमारी एयर में डस्ट और स्मोक भी हुई। तो इसी के कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन। अच्छा, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? आप लोग बोलोगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये गलत है। वी डोंट ब्रीथ ओनली ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते। जब हम ब्रीथ करते हैं तब जो हमारे आसपास एयर प्रेजेंट होती है, हम तो वो ब्रीथ करते हैं। अब हमारी बॉडी को क्या पता कि इस एयर में ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? हमारी बॉडी को तो नहीं पता। वो तो यदि आपके आसपास धुआं भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो जब आप ब्रीथ करोगे तो वो धुआं भी आपके अंदर चला जाएगा। जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ले लेती है। मतलब जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है ना, उतनी ऑक्सीजन वो ले लेती है। और जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, हमारे लंग्स में आके हमारी बॉडी में जो वेस्ट निकलता है ना, वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट को जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो हमेशा याद रखना, हम सिर्फ ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते हैं। यदि हम प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करने लगे ना, तो पता है आपको क्या होगा? हमारी आईज फंक्शन नहीं करेगी, हमें देखना बंद हो जाएगा, और हमारी लंग्स भी खराब हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, वो जब प्योर फॉर्म में अंदर जाएगी तो काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस कर लेगी। तो इसीलिए हम प्योर ऑक्सीजन कभी भी ब्रीथ नहीं करते। आपने देखा होगा जब पेशेंट को ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं ना, तो उसकी भी डॉक्टर मॉनिटरिंग करते हैं कि इसको सिर्फ इतनी से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी है। ना कि हम प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और ना ही हम प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। तो आ गई ना आपको बात समझ? अब हम देखते हैं कि किस तरह प्लांट्स और बाकी एनिमल्स भी एयर पर डिपेंडेंट हैं। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है? फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो पेड़ हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब पेड़ों की पत्तियां आपको पता है ग्रीन कलर की होती है और वो क्लोरोफिल के कारण होती है। तो वो क्लोरोफिल जब सनलाइट रिसीव करता है, हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड
और जो पानी मिलता है ना रूट्स को, और जो मिट्टी से मिनरल्स और वाटर मिलता है ना, तो वो सब जब लीफ में आके कंबाइन होते हैं तो प्लांट का फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और एक गैस रिलीज करती हैं जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और यही ऑक्सीजन तो हम ग्रहण करते हैं। तो आपको समझ आया किस तरह हमारी लाइफ पेड़ों पे भी निर्भर करती है और एयर पे भी निर्भर करती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? प्लांट का फूड बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन जो रिलीज हुई वो हम और जो बाकी लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रहण कर लेंगे। जिस तरह हम हमारे फेफड़ों के द्वारा ब्रीथ करते हैं, उसी तरह ये पानी में रहने वाले जीव जंतु अपने गिल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। और ये जो कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स है ना, उनकी बॉडी में साइड में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो इन होल्स की मदद से ये कॉकरोच और इसके जैसे बाकी इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। तो अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की। If you are standing on top of a mountain, what will likely to happen? यदि आप किसी माउंटेन में सबसे ऊपर खड़े हुए तो क्या हो सकता है? A. Deficiency of oxygen and low air pressure. B. Deficiency of water and high air pressure. C. High air pressure only. या D. Low air pressure only. A, B, C, D जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और यदि ये आंसर नहीं बन रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके शुरू से देख लें। तो था ना ये इजी चैप्टर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी जल्दी से मिल जाए। चैनल का नाम है माय क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।